29 अप्रैल 1999 रात के करीब 2 बज रहे हैं। दिल्ली के मेहरौली में मौजूद टेमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में दिल्ली के रईस और हाई प्रोफाइल लोग पार्टी कर रहे हैं। इस चकाचौंध भरी पार्टी में एक 34 साल की खूबसूरत मॉडल जसिका लाल बारटेंडर के तौर पर लोगों को ड्रिंक सर्व कर रही हैं। तभी पार्टी की भीड़ में मन्नू शर्मा अपने 3 दोस्तों के साथ आता है और जसिका से ड्रिंक्स मांगता है, लेकिन तब ड्रिंक्स खत्म हो चुकी होती है। इसीलिए जसिका ड्रिंक्स के लिए मन्नू को मना कर देती है। मन्नू थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है और जसिका की तरफ 1000 रुपए बढ़ाकर फिर से ड्रिंक्स मांगता है। जसिका साफ साफ मना कर देती है और कह देती है कि ड्रिंक्स सच में खत्म हो चुके हैं। मन्नू शर्मा, जो अपने दोस्तों के साथ वहां खड़ा था, एक बारटेंडर से ड्रिंक्स ना दिए जाने पर गुस्सा हो जाता है और अपनी .22 कैलिबर की गन निकालकर पहला फायर हवा में करता है। इस हवाई फायर के बाद जब जसिका नहीं डरती, तब मन्नू अगली गोली सीधा जसिका के सर में मारता है। जसिका की मौत हो जाती है और फिर शुरू होता है हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम को शर्मसार कर देने वाला ये केस, जिसमें आरोपी पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। विटनेसेस भी पुलिस को बताते हैं कि हाँ, इसी ने गोली चलाई है, लेकिन सत्ता की पावर एक ऐसा षड्यंत्र रचती है कि मन्नू शर्मा को कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जसिका लाल मर्डर केस के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि आखिर कैसे मन्नू शर्मा ने पावर का इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम को खरीद लिया था, कैसे चश्मदीद गवाह, उन्होंने पहले ही मन्नू को दोषी बताया था, वो कोर्ट में कैसे पलट जाते हैं, कैसे मुकर गए, कैसे इसके बाद हिंदुस्तान की मीडिया अपना कर्तव्य समझती है और एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए इस पूरे केस को पलट कर रख देती है। सो ये वीडियो काफी ज्यादा इंसाइटफुल होने वाला है। आप एंड तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं इशिका, आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। जसिका लाल का जन्म 5 जनवरी 1965 में दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में रहने वाली ये 34 साल की मॉडल न केवल खूबसूरत थी, बल्कि बेबाकी और सादगी के लिए भी जानी जाती थी। जसिका एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और उनकी छोटी बहन सबरीना लाल उनकी सबसे करीबी दोस्त थी। इसके अलावा जसिका की एक और दोस्त थी मालिनी रमानी, जो खुद एक मॉडल और फैशन डिजाइनर थी। मालिनी की मदर बीना रमानी दिल्ली की एक बड़ी पर्सनालिटी थी। हौस खास से लेकर कुतुब कॉम्प्लेक्स के पूरे इलाके को डिजाइन करने में उनका बड़ा हाथ था। बीना के हस्बैंड जॉर्ज मेलहॉट, जो एक बिजनेसमैन और कैनेडियन सिटीजन थे, वो कुछ टाइम इंडिया में बिताने के बाद वापस कनाडा जा रहे थे। इसीलिए 29 अप्रैल 1999 को थर्सडे की रात को अपने टेमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें दिल्ली के ऊंचे घरानों के लोगों से लेकर गवर्नमेंट ऑफिशियल आने वाले थे। ऐसी हाई क्लास पार्टीज में जनरली बारटेंडर मॉडल्स को रखा जाता है। इसीलिए मालिनी पार्टी में बारटेंडर के काम के लिए जसिका लाल को अपने साथ लेकर गई। इस पार्टी में दिल्ली की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थी, जैसे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस YS दादवाल, पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के दामाद और रिटायर्ड अधिकारी श्याम सुंदर शर्मा, पिकार्डली ग्रुप के चार्टर्ड अकाउंटेंट हरविंदर चोपड़ा और इवेंट मैनेजर शहाना मुखर्जी। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बता दूं कि इन बड़ी पार्टियों में एक सीक्रेट बात रहती है। जनरली जो उन्हें ऑर्गेनाइज कराते हैं, वो बड़ी फैंसी पार्टीज के नाम पर आउटसाइडर्स अमीरों को पैसे के कूपन देकर पार्टी में एंट्री करवाते हैं। इसी कूपन के थ्रू 29 अप्रैल की रात को 4 और लड़के इस पार्टी में एंट्री करते हैं। सबसे पहला नाम था सिद्धार्थ वशिष्ठ का, जिसको मन्नू शर्मा के नाम से भी जानते थे। ये कांग्रेस नेता विनोद शर्मा का बेटा था। विनोद शर्मा कांग्रेस की तरफ 1990 में राज्यसभा सांसद रह चुके थे। मन्नू शर्मा का भाई कार्तिकेय शर्मा उस टाइम के बड़े मीडिया नेटवर्क ITV का मालिक था। दूसरा नाम था विकास यादव का, जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता DP यादव का बेटा था। विकास एक शुगर मिल का मालिक भी था। तीसरा नाम था कोका कोला फ्रेंचाइजी के अधिकारी अमरदीप सिंह गिल उर्फ टोनी गिल का। चौथा नाम था आलोक खन्ना का। कुल मिलाकर चारों लोग काफी रईस और पावरफुल बैकग्राउंड रखते थे।
अब अमीरों की पार्टी है तो वहां जाम ना टकराए, ऐसा कैसे हो सकता है? भले ही टेम्परेट कोर्ट रेस्टोरेंट के पास लाइसेंस नहीं था, लेकिन जब बड़े पुलिस अधिकारी खुद ही पार्टी में शामिल हो तो कौन ही रोकेगा। इसीलिए चोरी छुपे कम क्वांटिटी में ही कुछ लोगों के लिए शराब भी रखी गई थी। जब रात में करीब 2 बज गए तब शराब खत्म हो चुकी थी। तभी मनु शर्मा आता है और जेसिका से शराब मांगता है। क्योंकि शराब पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए बार बार मांगने के बाद, इवन 1000 रुपए देने के बाद भी जेसिका शराब देने से मना कर देती है। मनु धमकाता है, डराता है, लेकिन जेसिका बिना डरे साफ साफ बोल देती है कि शराब नहीं है। अब मन्नू को लगता है कि उसकी बेइज्जती हो गई है, क्योंकि उसने बात अपने ईगो पर ले ली थी। इसीलिए वो अपनी .22 कैलिबर की पिस्टल निकालता है और एक हवाई फायर करता है। उस फायर से ना तो जेसिका डरती है और ना ही आसपास के लोगों को ये रियलाइज होता है कि किसी ने गोली चलाई है। इससे मन्नू की और ज्यादा ईगो हर्ट हो जाती है और आखिरकार वो जेसिका के सर को निशाना बनाता है और गोली चला देता है। गोली जेसिका की कनपट्टी पर जाकर लगती है और वो वहीं गिर जाती है। दूसरी गोली चलाने पर आसपास के लोगों को ये रियलाइज हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि किसी ने गोली चलाई है। धीरे धीरे क्लब में गोली चलने की बात फैलती है और सभी क्लब के बाहर भागने लगते हैं। मन्नू और इसके तीनों दोस्त भी मौका देखकर भाग जाते हैं। विकास यादव और अमरदीप गिल अलग भागते हैं और मन्नू और आलोक खन्ना अलग भागते हैं। मन्नू सबसे पहले पैदल ही मेहरौली एरिया में जाता है और वहां पास में मौजूद ढाबे के पास उस रिवॉल्वर को छिपा देता है, जिसके बाद स्कूटर, बाइक और ट्रक से लिफ्ट मांगते मांगते गाजियाबाद पहुंचता है और वहां विकास यादव के घर पहुंच जाता है, जहां पर विकास और अमरदीप पहले से ही मौजूद थे। उनसे मिलने के बाद मन्नू उन्हें सारी कहानी बताता है, कैसे वो लिफ्ट लेकर गाजियाबाद तक पहुंचा। उनसे मिलने के बाद मन्नू बताता है कि कैसे उसकी कार वहीं खड़ी है और साथ ही उसने रिवॉल्वर को जमीन में गाड़ कर छिपा दिया है। क्योंकि ये सबूत पुलिस को मिल सकते थे, इसलिए वो तीनों दोबारा वहां पर जाते हैं और सबसे पहले मन्नू रिवॉल्वर को जमीन से निकालकर अपने एक यूएस के दोस्त को देकर उसे ठिकाने लगाने के लिए कह देता है। इसके बाद तीनों गाड़ी को ठिकाने लगाकर वापस गाजियाबाद आते हैं और फिर अलग अलग जगह छिप जाते हैं। दूसरी तरफ जब मन्नू जेसिका को गोली मारकर भागा था, तब जेसिका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही, वहां पहुंचने से पहले ही जेसिका ने दम तोड़ दिया था। अगले दिन तक पूरी दिल्ली एनसीआर में ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि दिल्ली के पॉश इलाके में चल रही पार्टी में एक अमीर बाप के लड़के ने एक बार टेंडर को दारू ना देने के लिए सर पर गोली मार दी। धीरे धीरे मीडिया ने इस मुद्दे को काफी उछाला और मीडिया की तरफ से आ रहे प्रेशर के चलते पुलिस 4 मई 1999 को आलोक खन्ना और अमरदीप सिंह गिल को गिरफ्तार कर लेती है। 6 मई को बढ़ते दबाव के चलते मन्नू जो चंडीगढ़ पहुंच गया था, वो भी खुद को आकर सरेंडर कर देता है। ये केस पूरे इंडिया में इतना हाईलाइट हो चुका था कि मन्नू के पिता विनोद शर्मा को कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ गया था। 8 मई तक रमानी फैमिली को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है कि देर रात तक उनके कैफे में ये सब कैसे हुआ, जबकि उस कैफे के पास लाइसेंस भी नहीं था। लेकिन जिस दिन रमानी फैमिली के तीनों मेंबर्स को पकड़ा गया, उसी दिन उन्हें छोड़ भी दिया गया। वो इसीलिए क्योंकि उन पर चार्जेस सिर्फ लाइसेंसिंग को लेकर लगाए गए थे, जो उतने गंभीर नहीं थे। ऊपर से बीना रमानी के पास ब्रिटिश, उनकी बेटी मालिनी रमानी के पास यूएसए और उनके हस्बैंड के पास कनाडा का पासपोर्ट था। आलोक खन्ना को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। बस अभी तक इन चारों दोस्तों में से एक दोस्त और फरार था, विकास यादव। विकास भी 19 मई को दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स में जाकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। अब यहाँ खास बात ये रही, कुछ ही घंटों में उसको जमानत भी मिल जाती है। वो इसीलिए क्योंकि विकास यादव इस दौरान मणिपुर के हाई कोर्ट में जाकर अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर देता है। ये तब की जाती है जब किसी को लगता है कि उसको किसी झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तब वो अपने पक्ष में सबूत इकट्ठा करने के लिए अग्रिम जमानत यानी अरेस्ट होने से पहले जमानत ले सकता है। वहीं विकास यादव ने किया, इसीलिए दिल्ली पुलिस को उसके सरेंडर करने के बाद भी उसको छोड़ना पड़ा।
विकास ने बोला कि वो उस रात अपने घर पर ही था। उसको इस बारे में अगली सुबह मालूम चला, क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ रही थी। इसीलिए डर कर वो पहले मुंबई गया, फिर कोलकाता और फिर गुवाहाटी से मणिपुर। कुल मिलाकर सभी लोग पकड़े जाते हैं। 3 अगस्त 1999 को दिल्ली पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या, 120 बी आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं के तहत चार्जशीट दायर करती है, जिसमें मनु शर्मा को मुख्य आरोपी बनाया जाता है, जबकि विकास यादव, टोनी गिल और आलोक खन्ना को सह आरोपी बताया जाता है। पुलिस द्वारा की गई शुरुआती कार्रवाई में मनु कन्फेस कर लेता है कि हाँ, उसने ही गोली चलाई है। इसके अलावा मन्नू के दोस्त, रमानी फैमिली, बारटेंडर श्यान मुंशी सहित 32 गवाह अपनी शुरुआती बयानों में मन्नू को गोली चलाते हुए देखने की बात कबूलते हैं। लेकिन केस जब ट्रायल कोर्ट में पहुंचा, तब धीरे धीरे करके सभी विटनेसेस ने अपने बयान को पलट लिया। जिन्होंने पहले मन्नू शर्मा को गोली चलाते हुए देखा था, अब वो उसको पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। बारटेंडर श्यान मुंशी, जो ठीक जसिका लाल के साइड में खड़ा था, जिसने कबूला था कि मन्नू ने ही जसिका को गोली मारी है, उसने कोर्ट में बोला कि मन्नू ने गोली चलाई थी, लेकिन वो हवाई फायर था। जसिका पर गोली तो किसी और ने चलाई थी, जो वहीं पर मौजूद था। श्यान के ये बयान ठोस तब हो जाते हैं जब दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम 2 अलग बुलेट्स के खोल कोर्ट में जमा करती है, जो ये बताता है कि हाँ, गोलियां अलग अलग बंदूकों से ही चली हैं। श्यान की तरह ही बाकी गवाहों ने भी 7 साल लंबे चले इस केस में अपने बयान कई बार बदले। इन दी एंड 21 फरवरी 2006 को पटियाला हाउस कोर्ट जसिका लाल मर्डर केस में सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर देता है। अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस उन आधारों को साबित करने में नाकाम रही है जिन पर उसने अपना केस बनाया था। पुलिस जसिका लाल पर गोली चलाने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने में नाकाम रही और ना ही अपनी एक थ्योरी को भी साबित कर पाई कि घटनास्थल पर बरामद किए गए 2 कारतूस के खाली खोल एक ही हथियार से दागे गए थे। अब कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जसिका लाल की छोटी बहन सबरीना लाल कोर्ट में इस फैसले को न्याय के नाम पर काला धब्बा बताती है। कोर्ट के इस फैसले से देश भर के लोग सड़कों पर उतर आते हैं और नो वन किल्ड जसिका नाम का नारा हर जगह गूंजने लगता है। इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसने इस पूरे केस को पलट कर ही रख दिया। दरअसल ये तो पूरा भारत जानता है कि उस दिन गोली मन्नू शर्मा ने ही चलाई थी। इवन उसने खुद पुलिस को ये कन्फेस भी किया था, गवाहों ने भी कन्फेस किया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि गवाहों को अपने बयान पलटने पड़े? इसका पता लगाने के लिए स्टार न्यूज की तहलका इन्वेस्टिगेशन एडिटर हरिंदर बवेजा एक स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देती है। इस स्टिंग ऑपरेशन में तहलका की टीम उन 3 लोगों का स्टिंग ऑपरेशन करती है जिन्होंने अपने बयान बदल दिए थे। ये स्टिंग ऑपरेशन 26 सितंबर 2006 को टीवी पर एयर किया जाता है, जिसमें सबसे पहला नाम था श्यान मुंशी का, दूसरा नाम था टेमरिन कोर्ट कैफे के मैनेजर के मामा करण राजपूत और तीसरा था कैफे के इलेक्ट्रीशियन शिवदास का। ये तीनों ही कोर्ट में अपने बयानों से पलटे थे। श्यान मुंशी की बात करें तो ये घटना के समय जसिका के साथ बार काउंटर पर ही थे, लेकिन 3 मई 2001 को इनको कोर्ट में बयान पलटते हुए देखा गया। इन्होंने कहा था कि इन्हें हिंदी नहीं आती, इसीलिए पुलिस वालों ने उनसे जो भी स्टेटमेंट पर साइन कराया उन्हें उसका कोई आइडिया ही नहीं है। पर इस पर तहलका स्टिंग ऑपरेशन की टीम श्यान मुंशी से एक ब्रिटिश फिल्म के प्रोड्यूसर की तरह मिलती है, क्योंकि मुंशी भी एक स्ट्रगलिंग एक्टर और मॉडल था। टीम श्यान से ये बताती है कि उन्हें एक हिंदी स्पीकिंग एक्टर चाहिए जो एक अच्छी हिंदी बोल लेता हो। कैरेक्टर की डिमांड है। ये सुनते ही श्यान फराटेदार हिंदी बोलने लग जाता है। इवन वो हिंदी में कई डायलॉग्स भी बता देता है। यानी तहलका की टीम यहाँ ये प्रूफ करने में बिल्कुल कामयाब हो गई कि श्यान ने कोर्ट में हिंदी ना आने वाली बात बिल्कुल झूठ कही थी। तहलका की टीम बताती है कि बाकी गवाहों ने सिर्फ मन्नू को पहचानने से इनकार किया था,
लेकिन शान ने 2 बुलेट्स 2 आदमी की बात कर केस को पूरा ही घुमा दिया। यानी शान को इस काम के लिए भारी पैसा भी दिया गया था। इलेक्ट्रिशियन शिवदास के साथ जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो शुरू में उसने कुछ बताने से मना कर दिया, लेकिन बाद में डरते हुए बताया कि वो काफी बड़े लोग हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मन्नू के खिलाफ कभी गवाही दे। उसको अपनी जान का डर सता रहा था, इसीलिए उसने कोर्ट में अपना बयान पलट दिया। सेम यही स्टिंग ऑपरेशन जब करण राजपूत के दोस्तों के साथ हुआ, दोस्तों के साथ इसीलिए क्योंकि तब तक करण की मौत हो चुकी थी। तब वो बताते हैं कि करण ने मन्नू शर्मा से खूब पैसे खाए हैं। उसको शुरुआती दिनों में महीने के 2-2 लाख रुपए तक मिला करते थे। इवन उसने मन्नू के खिलाफ गवाही देने की सोची भी, लेकिन उसकी मां को अगवा कर लिया गया, इसीलिए उसने कोर्ट में गलत गवाही दी। कुल मिलाकर तहलका के स्टिंग ऑपरेशन ने यह साबित कर दिया था कि कैसे 32 गवाहों को उनका बयान बदलने के लिए पैसे दिए गए, डराया गया, धमकाया गया। इसके अलावा मीडिया में मन्नू शर्मा का पुलिस को दिया गया कन्फेशन ऑडियो भी लीक हो गया था, जिसमें उसने जसिका को मार गिराने की बात खुद कबूली थी। इस सब के चलते पूरे देश भर में रोष का माहौल था। मीडिया संस्थान अपनी भूमिका निभाते हुए दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे थे। सबरीना लाल ने भी हार नहीं मानी, उन्होंने मीडिया के साथ इस केस को जिंदा रखा। जनता का दबाव इतना बढ़ गया था कि दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ 13 मार्च 2006 को अपील दायर करनी पड़ी और ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया। 25 दिनों तक रोजाना सुनवाई हुई, फिर से गवाहों को बुलाया गया। इस बार बीना रमानी कोर्ट में सब सच बता देती हैं। बताती हैं कि हाँ, उन्होंने मन्नू को जसिका पर गोली चलाते हुए देखा था। उनकी बेटी, हस्बैंड और मालिनी और जॉर्ज भी यही बयान देते हैं। इन दी एंड 18 दिसंबर 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले को पलट देती है। हाई कोर्ट दिल्ली पुलिस और निचली अदालत को फटकार लगाती है और मन्नू शर्मा को जसिका लाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है और उसे आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई जाती है। विकास यादव और अमरदीप सिंह गिल को 4 साल की सजा सुनाई जाती है। हालांकि मन्नू ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी, मगर 19 अप्रैल 2010 को सुप्रीम कोर्ट मन्नू की सजा को बरकरार रखती है। कुल मिलाकर एंड में जसिका लाल को देर से ही सही लेकिन इंसाफ मिल जाता है। जसिका लाल को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी छोटी बहन सबरीना लाल अंत तक डटी रही और केस जीतकर ही मानी। ये केस बताता है कि कैसे पॉलिटिकल दबाव पैसा आंखों के सामने पट्टी बांध देता है, लेकिन अगर आप सच चुनते हैं तो फैसला हमेशा आपके पक्ष में ही रहेगा। अब आपको ये वीडियो कितना पसंद आया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।